सुप्रभात बच्चों, पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपकी कक्षा 12 में न्यायपालिका पढ़ रहे थे और उसमें हमने संरचना देखी सुप्रीम कोर्ट की। आज हम न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। और इस क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। कौन सा आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जिन मुकदमों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है, उन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं या एकमेव क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। तो आप समझ गए मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? जिनकी सुनवाई केवल और केवल, जिन मुकदमों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, उन्हें हम मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। क्या करता है? सभी शक्तिशाली न्यायालयों में से एक न्यायालय हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान के दी गई जो नियम है अर्थात उनकी सीमाओं के अंदर ही वो अपना कार्य करता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या कार्य करता है? सुप्रीम कोर्ट तय दी गई सीमाओं के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसमें आता है मौलिक क्षेत्राधिकार, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार। और मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, पीछा मैंने पहले भी बताया, अभी दोबारा से बता रहा हूं, जिनकी सुनवाई केवल और केवल इसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ऐसे मुकदमे को क्या कहते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार। तो देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमे की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। संघीय संबंध से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार विशेष संघीय मामले से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानून विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों का हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई शर्त और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही की जाती है, उन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं।
मौलिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं इसमें? जैसे संघ से संबंधित विभाग, नंबर 2 राज्य एवं केंद्र, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति संबंधी विवाद। नंबर 3 एक राज्य से दूसरे राज्यों में जल विवाद, नदी वाला चलता है ना, इस तरीके के जो विवाद होते हैं। या इसके बाद आता है मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। ठीक है, ये इन्हें कहते हैं मौलिक क्षेत्र अधिकार, जिनकी सुनवाई केवल और केवल किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। इसको या तो देख लें या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अगला जो आता है वो आता है रिट संबंधी अधिकार। नंबर 2 रिट संबंधी अधिकार। देखो, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों से संबंधित के व्यक्ति को मूल अधिकारों का हनन के लिए वो न्याय पाने के लिए सीधा वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां से वो न्याय पा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा, इस तरीके से 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इसके द्वारा
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की, 5 प्रकार की मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, जो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अगला आता है अपीली क्षेत्र अधिकार। अपीली क्षेत्र अधिकार, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय अपीली का उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय अपीली का उच्चतम न्यायालय है। किसी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उठ रहा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत ने किसी को फांसी की सजा दे दी है, देखो अपीली क्षेत्र अधिकार ये आपने देख लिया, रेड देख ली 5 प्रकार की किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी 5 रेड जारी करता है, बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमानेंस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा, 5 प्रकार की रेड जारी करता है। ठीक है, अब नंबर 2 आता है अपील क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि निचली अदालतों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो यहां लिखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय होता है। अपील का उच्चतम न्यायालय होता है, यानी निचली अदालतों, निचली अदालतों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन निचली अदालत को, निचली अदालत को ये प्रमाण पत्र देना होगा कि
इस मुकदमे में संवैधानिक प्रश्न छुपा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा निचली किसी व्यक्ति को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी गई है तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को निचली अदालत में, निचली का मतलब है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी है तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये हुआ इसका अपील क्षेत्र अधिकार। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील के अधिकार दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस मुकदमे की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपील क्षेत्र अधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। यदि ये प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा तो भी वो उस मुकदमे की अपील ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, उसमें कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा उसके साथ उन प्रावधानों की नई व्यवस्था भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। अब देखिए, अपील क्षेत्र अधिकार पढ़ लिया हमने। निचली कोर्ट ने किसी व्यक्ति को, यानी हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है या आजीवन कारावास सुना दिया है तो इसकी अपील कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अपील का उच्चतम न्यायालय होता है। इसके साथ साथ ही यदि ये प्रमाण पत्र भी नहीं देता उसके बाद भी वो सुन ले सकता है और पूरे मुकदमे पर दोबारा से वो विचार करता है। उसके बाद निचली अदालत के फैसले को बदल भी सकता है। ये सारे ये सब इसमें आते हैं, अपील क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ अपील क्षेत्र अधिकार। अगला जो आता है वो आता है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार या परामर्श संबंधी से ला है संबंध क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है किसी भी मुकदमे में। और ये मांगी क्यों जाती है? देखो, इसमें ये है कि न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना ही सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन विवादों से, यानी कानूनी विवादों से बचने के लिए राष्ट्रपति कभी कभार सलाह मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, क्या मांगता है? परामर्श मांगता है, जिससे कि आगे चल करके उसमें कोई कानूनी पेच ना फंस सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार भी प्राप्त होता है। क्या होता है? सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार होने पर अपील क्षेत्र अधिकार करते सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार की है
इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकनीति या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वे अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि सलाह से संबंधित अधिकारियों से मिला हुआ है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के द्वारा किसी संवैधानिक प्रसंग के मामले में या संवैधानिक कोई भी इस तरीके का विधेयक है उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, नहीं राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये कह रहे हैं कि क्या उपयोगिता हुई कि सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार की? इसकी दो बातों की उपयोगिता होती है। पहली बात तो उसमें कानूनी राय जान ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर आने वाले भविष्य में दूसरे कानूनी पेच का सामना नहीं करना पड़ता है। और सलाह यदि उचित है, यदि उनको ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में संवैधानिक कोई प्रसंग छुपा हुआ है, सही बात व्याख्या नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में सुधार किया जा सकता है उस विधेयक या कानून में। देखिए, जुड़े रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।